नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 9वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जिनको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आप अपने प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। और इन्हीं सब के बारे में हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान की में क्या क्या विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं कि क्या है इन विशेषताओं के बारे में जानकारी। हम देखते हैं कि संविधान की विशेषताओं में यहाँ हमारे द्वारा देखा जाता है कि संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। जो भारत का संविधान है, इसके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं। इन बातों को हमें समझना अति आवश्यक है। एक ओर हमारे संविधान को कठोर कहा जाता है और दूसरी ओर इसे लचीला भी कहा जाता है। और इस प्रकार के शब्द कहे जाने का कारण यह है क्योंकि जब संविधान में संशोधन की बात होती है तो इसका कठोर रूप सामने आता है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कुछ भी थोड़े से भी माइनर चेंजेस की बात होती है तो यहाँ पर संशोधन करने की शक्ति इसमें प्रदान तो की गई है, लेकिन संशोधन करने के लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जो कि यहाँ पर किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए बिल लाया जाता है और उस संशोधन को 1/3 यानी 1/3 बहुमत से पास कराना होता है। यानी हम देख सकते हैं कि लगभग जैसे कि यहाँ पर 100 सदस्य मौजूद हैं, 100 यानी हम टोटल पार्लियामेंट का 100% देखें तो 100% में से 75 लोगों के मत होने चाहिए, तब वह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि 50% राज्यों का भी मत इसमें लिया जाता है, जब जा कर के किसी भी टॉपिक को बदला जाता है या उसमें संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार संविधान की कठोरता का पता हमें कब लगता है, जब इसमें हम संशोधन की बात करते हैं। और लचीलेपन की बात हम इस प्रकार कर सकते हैं कि संविधान के द्वारा सभी धर्मों का आदर किया जाता है, लेकिन किसी धर्म के लिए हम विशेष सुविधाएं नहीं देते। हम संविधान में किसी भी धर्म को इंक्लूड नहीं करते। यानी जिस प्रकार विदेशों में क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी, उसमें वहाँ का संविधान क्रिश्चियनिटी के बेस पर चला करता था, उसी प्रकार भारत में किसी भी धर्म के अनुसार हमारा शासन नहीं चलता। हमारा शासन चलता है तो केवल संविधान के बेस पर। और यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इतना सब होने के बावजूद भी यदि हम देख सकते हैं कि हज हाउसेस में यानी जो भी मक्का मदीना की यात्राएं हैं, उनके लिए हमारे द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। और जैसे ही कुंभ की बात होती है तो कुंभ में सरकारों द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो हाल ही का उदाहरण पेश करती है एक स्कीम, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि तीर्थ दर्शन योजना है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अतः हम देख सकते हैं कि एक और तो संविधान हमारा कठोर है और दूसरी तरफ कठोर है और हम किसी भी प्रकार से किसी धर्म को अपने संविधान में शामिल नहीं करते, लेकिन हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा विशेष चीज़ें उपलब्ध भी कराई जाती हैं जो कि एक धर्म के विशेष के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसके लचीलेपन और कठोरपन की बात कर चुके हैं और आपको आसानी से समझ में आया होगा कि किस प्रकार यह कथन कहा जाता है। यानी आपको प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान अंशतः कठोर है तथा अंशतः लचीला है, तो इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो आप आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक बात, इसके बाद हम देखें कि अनुच्छेद 368 संविधान को किसी भी हिस्से को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह जो आर्टिकल है, यह बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। इस हथियार के अनुसार जो कि सालों की प्रक्रिया, जिसको कि हमने समझा कि इतने वर्षों के बाद जो संविधान निकल कर आया और उसको इतने सटीक तरीके से बनाया गया, इसमें संशोधन भी होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलते हैं और हम देख सकते हैं नई परिस्थितियों के साथ पुरानी बातों को फिट नहीं किया जा सकता। अतः इन्होंने एक ऑप्शन जो कि आर्टिकल 368 है वो कि इसमें शामिल कर दिया और इसके अनुसार ही हम संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित कर सकते हैं।
इसके विवाद में कई केसेस आए हैं, उनकी स्टडी भी हम आगे जाकर करेंगे। केस स्टडी के अलग से सेक्शन लेंगे और उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं भारतीय संविधान को और 368 अधिकार जो कि संविधान संशोधन का जो अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल, इसको आपको मुख्य रूप से याद रखना है। संशोधन की प्रक्रिया में आपको बता चुका हूँ कि 1/3 यानी लगभग 75% जो कि सदस्य हैं वह मौजूद होना चाहिए, उनके वो मौजूद होना चाहिए, साथ ही उनकी वोटिंग भी होनी चाहिए और इसके अलावा 50% राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है, यानी हम देख सकते हैं कि संविधान की कठोरता की बात करें तो विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है, क्योंकि यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ से भी कठिन है। चूँकि आपको संशोधन की प्रक्रिया समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बस इतना समझना है कि दुनिया का सबसे कठोर संविधान जो कि अमेरिका का संविधान माना जाता है और इसके पीछे रीजन आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है या कठिन है। इसके अलावा लचीला संविधान की बात करें तो दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, क्योंकि यहाँ संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। एक बात और, संविधान की कठोरता व लचीलेपन का पता किस बात से लगता है, तो आप यहाँ पर मुख्य रूप से पता लगा सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि वहाँ का संविधान किस प्रकार का है, कठोर है या लचीला है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका में कठिन है तो अमेरिका का संविधान सबसे कठिन संविधान माना जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन में बहुत ही आसान है, अतः ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला व सुगम संविधान माना जाता है। हमारा संविधान संघीय रूप से पाया जाता है, जो पंचायतों नगर पालिकाओं को छोड़कर लागू किया गया। इस टर्मिनोलॉजी में आपको समझना चाहिए कि नगर पालिकाओं और पंचायतों को छोड़ने की बात क्यों की जा रही है। चूँकि हम देख सकते हैं जब हमारी सरकार 3 टायर सिस्टम पर आती है, 2 टायर सिस्टम चलते थे। एक तो सरकार होती थी हमारी केंद्र में और दूसरी होती थी राज्य में, और यहाँ से 3 टायर सिस्टम की बात जब 1991-92 में नगर पालिका व पंचायतें निकल कर आई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 टायर सिस्टम की बात होने लगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान संघीय रूप में पाया जाता है, यानी इसके जो कार्य हैं वह संघीय रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसके 3 टायर यानी तीसरे टायर को छोड़कर चला जाता है, जिसमें कि नगर पालिकाएँ व पंचायतें आती हैं। और यह त्रिस्तरीय शासन की बात जहाँ पर होती है तो उसमें आपको यह बात इंक्लूड करनी चाहिए कि हमारा जो कि हमारा संविधान संघीय प्रणाली है वह 3 स्तरों पर कार्य करती है, केंद्र, राज्य व नगर पालिका या पंचायत लेवल पर। संघवाद के ढांचे की बात करें तो संघवाद का ढांचा किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हमें समझना चाहिए। दोहरी सरकार, जैसे हम देख सकते हैं कि केंद्र में और राज्यों में सरकार हुआ करती है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि केंद्र में एक लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर कानून एवं नियम बनाए जाते हैं तथा इनका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यों में भी की गई है। चूँकि इतने बड़े देश की व्यवस्थाएं चला पाना एक कठिन विषय था, अतः इसको एक ढांचागत इसका विकास करने के लिए, ढांचागत तरीके से संविधान का विस्तार करने के लिए राज्यों एवं केंद्रों को शक्तियां प्रदान की गई। कुछ शक्तियां जो कि केंद्र के पास मौजूद होती हैं उस पर केंद्र कार्य करता है तथा कुछ शक्तियां जो राज्यों को दी जाती हैं उन पर राज्य कार्य करता है। दोहरी सरकार का नियम यही कहलाता है और इसमें हम देख सकते हैं कि केंद्र व राज्य में सरकारों का होना ही दोहरी सरकार कहा जाता है, जो कि संघवाद के ढांचे के अंतर्गत आता है। चूँकि संघ तो एक ही है, यानी यहाँ पर हम यूनियन की बात करें तो सभी राज्य एक देश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राज्य मौजूद हैं इनकी भी अपनी एक सेपरेट सरकारें मौजूद हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यह जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं वह केंद्र के अधीन रहते हैं। राज्यों को सेपरेट किया गया है तथा केंद्र में जो केंद्र से संबंधित विषयों के कानून, नियमों एवं सरकार का संचालन केंद्र के द्वारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कि इसमें हम देख सकते हैं केंद्र सूची, केंद्र से संबंधित जो भी विषय हैं वह केंद्र सूची में रखे गए हैं। राज्य से संबंधित विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में हम देख सकते हैं कि केंद्र व राज्य से संबंधित विषयों को रखा जाता है एवं कुछ अपशिष्ट विषय बचते हैं वह राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र के पास ही, पार्लियामेंट के पास सुरक्षित रहते हैं।
लिखित संविधान संघवाद के ढांचे के अंतर्गत हम एक बात समझ सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वह लिखित रूप से व्यवस्थित है तथा भारत के प्रत्येक राज्य तथा भारत भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र को संगठित करता है और सभी जगह पर इसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि राज्यों के लिए अलग से संविधान बनाया जाए या अलग से बात की जाए। वही संविधान केंद्र में भी लागू होता है, वही संविधान राज्य में भी लागू होता है, वही ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए है। संविधान की सार्वभौमिकता, यानी सार्वभौमिकता का अर्थ होता है कि अपने निर्णय स्वयं ले सके, यानी संविधान में यह सार्वभौमिकता है कि उसके जो निर्णय हैं स्वयं के द्वारा लिखे हुए हैं और वह स्वयं अपने अधिकारों एवं कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सार्वभौमिक है। अंशतः कठोर व अंशतः लचीला, इसको आपने बहुत ही आसानी से समझा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन होने के कारण हमारे संविधान को कठोर कहा जाता है, और अंशतः लचीला, लचीलेपन की बात जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर दो प्रकार की बातों को हम समझ सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में जो हमने उदाहरण लिया। इसके अलावा एक बात और समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारी जनता के द्वारा नई सरकार बनाई जाती है तो आसानी से पद को छोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन ज़्यादा नहीं होते हैं कि जनता के हिसाब से ही यहाँ पर कार्य किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात यह है कि संघवाद के ढांचे के अंतर्गत जैसे ही स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाया गया तो वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और हम देख सकते हैं कि यह पार्लियामेंट से पारस्परिक संबंध भी रखती है। केंद्र में लोकसभा एवं केंद्र में लोकसभा व राज्यसभा, राज्यों में राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि केंद्र की बात करें तो केंद्र में दो प्रकार के कार्य होते हैं। केंद्र में दो चीज़ें होती हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि लोकसभा जो कि पार्लियामेंट कहलाती है, और राज्यसभा जहाँ पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर शासन का संचालन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा है, उसी प्रकार का सिस्टम राज्यों को भी प्रदान किया गया है। यहाँ पर लोकसभा का कार्य राज्य में राज्य विधानसभा एवं राज्यसभा का कार्य राज्य विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। आगे देखें, केंद्र की शक्तियों के बारे में बात करें कि केंद्र को किस किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। केंद्र के समक्ष विशेष शक्तियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आपातकाल की बात जहाँ पर होती है वहाँ यह केंद्र का विषय है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि राज्यों में भी ये तो आपातकाल लगाया जाता है, तो राज्य केंद्र से अलग थोड़ी ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी केंद्र का जो नुमाइंदा होता है, यानी राष्ट्रपति का जो सहायक होता है, वह गवर्नर होता है, और गवर्नर जैसे ही आपातकाल की बात होती है तो गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं केंद्र के द्वारा ही आपातकाल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैलने पर आपातकाल की स्थिति देखते ही यहाँ पर आपातकाल लगा दिया जाता है, जो कि केंद्र का विषय है। एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी हमारे पास ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता के प्रावधान हो। एकल नागरिकता के बेस पर ही पूरा देश कार्य करता है। यहाँ पर एक प्रकार की नागरिकता सभी के लिए मौजूद है। आपके आधार कार्ड पर लिखा तो होगा कि हम भारत सरकार, और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कार्ड होगा उसमें भी भारत सरकार लिखा हुआ है, यानी हम भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, वह हम यहाँ के नागरिक हैं। संविधान का झुकाव एवं लचीलापन, इसको हमने समझ चुके हैं। न्यायपालिका के आपसी संबंध हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर कानून एवं नियमों को बनाया जाता है, तो इन कानून एवं नियमों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, जो कि न्यायपालिका होती है। और इसके अलावा मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी न्यायपालिका को माना जाता है। यदि सरकार किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं फैलाती है, लोगों के जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, इनका हनन होता है, तो भी न्यायपालिका बीच में आती है। अतः इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका आपसी संबंध पार्लियामेंट से आपसी संबंधित होते हुए भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। राज्यों के गवर्नर की नियुक्तियां, यानी राज्यों में गवर्नर की जिस प्रकार नियुक्तियां की जाती हैं, यह भी केंद्र की शक्ति के अंतर्गत आता है। केंद्र को शक्ति होती है कि वह अपना जो यहाँ पर एजेंट है, कई बार गवर्नर के लिए केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है, चूँकि यह बात जो कि गलत है,
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह केंद्र के द्वारा जो कि राज्यों पर जो भी कार्य हैं, यहाँ पर जो कार्य इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको देखने के लिए अपना गवर्नर नियुक्त किया जाता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नर की नियुक्ति भी केंद्र की शक्तियों के अंतर्गत आती है। सिविल सेवा परीक्षा, यानी केंद्रीय स्तर पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भी केंद्र के पास के सिविल सेवा परीक्षा बोर्ड यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसे यूपीएससी कहा जाता है। आपातकाल के प्रावधान के बारे में आप समझ चुके हैं। संघवाद की परिभाषा को हम देखें, संघवाद नाम कोई भी शब्द हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। यानी आप संघवाद को देखें तो संघवाद नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। यानी जब आप संविधान को खोल के देखेंगे तो यहाँ पर संविधान जो कि संघवाद है इस नाम का कोई भी शब्द यहाँ पर वर्णित नहीं मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक संघ कहा गया है। संघवाद शब्द और राज्यों का एक संघ, बात तो एक ही है, लेकिन हम यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब दो शब्द लिखे जाते हैं या एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं तो इसमें कुछ अंतर तो होता ही है, वरना वह शब्द वही होता जो कि मूल रूप से है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए यूनियन ऑफ द स्टेट राज्यों का संघ है। तो हमें यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में राज्यों के समक्ष ऐसी शक्ति नहीं है कि वह यूनियन से अलग हो सकें। एक बात आपको जो टर्मिनोलॉजी है इसको आपको याद रखना है कि हमारे किसी भी राज्य के पास वह शक्ति नहीं है कि वह अलग होकर यह बोल सके कि हम एक अलग देश हैं या अलग देश की मांग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही 1949 के बाद हमारा संविधान यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कहीं से भी इस प्रकार के बातें निकल कर नहीं आई कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते या हम भारत से अलग होना चाहते हैं। क्योंकि यह जो विवाद इसलिए नहीं उठे क्योंकि संविधान द्वारा इस प्रकार की शक्ति प्रदान की ही नहीं गई है। किसी भी राज्य को इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वह केंद्र से अलग हो सके। केंद्र सत्तात्मक, यानी केंद्र की हम बात करें, केंद्र की सत्ता की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संसदीय व्यवस्था की बात में हम देख सकते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है वह जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संसद को देख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ही हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट को आपको समझना चाहिए। एक तो यहाँ पर लोकसभा कार्य करती है, दूसरी कार्य करती है राज्यसभा, यानी कुछ भी निर्णय लिए जाने हैं तो केंद्र सभा एवं राज्यसभा से इसके सदस्यों द्वारा मत लिए जाते हैं, और साथ ही राष्ट्रपति भी आते हैं। चूँकि जो भी बिल होता है उसको पास कराने के लिए अंतिम रूप से राष्ट्रपति को वह सौंपे जाते हैं। जो भी बिल होता है वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही संपन्न होता है। आगे देखते हैं, हमारे देश में संसदीय सरकार का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। जो कि ब्रिटेन इतने वर्षों से हमारे ऊपर रूल कर रहा था, तो हम लोगों ने, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बहुत से हिस्से को लिया गया था। तो यहाँ पर हमने यहाँ की संसदीय प्रणाली को भी उठा लिया था। यानी भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आप सीधे तौर पर प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं ब्रिटेन से। अमेरिका में देश की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के समक्ष होती है। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप हुए, जो बाइडन हुए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी चर्चा क्यों होती है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की चर्चा क्यों नहीं होती। तो यह जो बात है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति को प्रधानता दी जाती है और इसके समक्ष शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में जो कि साम्राज्य होती हैं वह एक इसी प्रकार हमने जैसे ही जो कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली, तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर कोई शासक बैठे, तो हमने शासक के स्थान पर एक पद नियुक्त किया, उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार जिस प्रकार ब्रिटेन में जो महारानी बैठती हैं, जो कि शासिका होती हैं, नाम मात्र की शासिका होती हैं, तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं वह नाम मात्र के शासक होते हैं। और राष्ट्रपति की जो सर्वोच्चता है, यहाँ पर जिस प्रकार हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, उस प्रकार अमेरिका में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि रसिया है और चाइना, जो कि रसिया है और यह है अमेरिका है, यहाँ पर राष्ट्रपति पद को प्रधानता दी जाती है और उनके द्वारा ही इनको ही शक्ति प्रदान की जाती है तथा इसके समक्ष शक्तियाँ
केंद्रीय होती हैं, यानी केंद्रित इसके प्रति जो कि देश की सारी शक्तियाँ हैं वह केंद्रित होती हैं। संसदीय सरकार को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। यह नाम लंदन में स्थित एक नाम के पर रखा गया है, यानी वेस्ट मिनिस्टर जो शब्द है वह कहाँ से निकाल कर लाया गया है, लंदन के एक शहर से लाया गया है। और जो वेस्ट मिनिस्टर है इसे संसदीय सरकार का मॉडल भी कहा जाता है। सरकार संसद के प्रति बाध्यकारी होती है, यानी जो कि यहाँ पर कार्य हैं, जो यहाँ के विषय हैं, वह जो कि संसद है वह जो सरकार है वह संसद के प्रति जो भी होती है बाध्यकारी होती है। कैबिनेट द्वारा सरकार को सुसंगठित किया जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि सरकार में कैबिनेट मंत्री उपस्थित होते हैं। इन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही संपूर्ण जो कि राज्य व्यवस्था है उसका संचालन किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैबिनेट द्वारा सरकार को सुसंगठित किया जाता है, उसके कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास अलग अलग विषय होते हैं, और जो पीएम होते हैं इनकी कैबिनेट में जो भी मंत्री होते हैं वह प्रमुख होते हैं, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, होम मिनिस्टर हुआ, यह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। केंद्र के समान संसदीय व्यवस्था राज्यों पर भी लागू होती है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं केंद्र को दी गई हैं तो कॉपी पेस्ट करके बस उस प्रकार की जो कि जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था केंद्र में चल रही है राज्यों पर भी यह लागू की जाती है। यानी केंद्र में हम जैसे कि लोकसभा की बात करते हैं तो राज्य में राज्य विधानसभा की बात करते हैं, उसी प्रकार और केंद्र में हम राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर विधान परिषद की बात होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्य गवर्नर करता है, यानी केंद्र में जो कार्य राष्ट्रपति करता है राज्य में वह कार्य गवर्नर करता है। लोकसभा का कार्य विधानसभा करती है और राज्यसभा का कार्य विधान परिषद करती है। आगे देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में सरकार की विशेषताएं। नामित व चुने हुए सदस्य के रूप में स्थापित करना। यहाँ पर जो कुछ सदस्य होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ जो सदस्य हैं वह चुनकर लाए जाते हैं, यानी वोटिंग के द्वारा यहाँ पर वह लाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ नामित भी स्थापित किए जाते हैं जो कि अपने देश में बहुत ही कुछ कार्यों के द्वारा विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ पर रखा जाता है। बहुमत दल की प्रधानता के बारे में आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आज बीजेपी चुनकर आती है तो यहाँ पर बहुत सारे नेता जो इससे चुनकर आए तो बहुमत इनको हासिल था, और अपने बहुमत के बल पर इनको प्रधानता प्राप्त हुई है। यानी कल के दिन यदि कांग्रेस निकल कर आती है और वह अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो उसको प्रधानता दी जाती है, यानी बहुमत दल को विशेष रूप से प्रधानता दी जाती है, और प्रधानमंत्री भी बहुमत दल से निकल कर आता है। विधायिका एवं कार्यपालिका की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि विधायिका को क्या जिम्मेदारी है और कार्यपालिका की क्या जिम्मेदारी है। विधायिका की जिम्मेदारी होती है कि वह देश के लिए कानून को बनाए। यदि कोई कानून है जो कि डिस्प्यूट पैदा कर रहा है तो उसमें संशोधन करे, यानी कानून बनाने और संशोधित करने से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन विधायिका में किया जाता है। और कार्यपालिका को हम समझें तो कार्यों के क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं, इनके द्वारा चुने हुए IAS अफसर आते हैं और जिनके द्वारा कार्यों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ग्राउंड लेवल पर उन पर कार्य किया जाता है। तो विधायिका और कार्यपालिका में डिफरेंस आपको हमेशा ही याद रखना है कि विधायिका का क्या कार्य होता है, कानून बनाना, और कार्यपालिका का कार्य होता है कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना। विधायिका में मंत्रियों की उपस्थिति, यानी विधायिका जो होती है यहाँ पर मंत्रियों की उपस्थिति होती है जो कि संसदीय व्यवस्था का एक पार्ट है। केंद्र में प्रधानमंत्री तथा राज्य में मुख्यमंत्री का होना। जिस प्रकार केंद्र में जो केंद्र का प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी जी, और राज्य में मुख्यमंत्री प्रधान होता है, यानी अपने अपने राज्यों के आपके जो मुख्यमंत्री होंगे तो उनके अनुसार राज्यों में जिस प्रकार केंद्र में सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होता है उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री का पद हुआ करता है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा को यहाँ पर शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, यह भी संसदीय व्यवस्था का एक पार्ट है। भारत व ब्रिटेन की संसद में अंतर। तो अंतर हमें यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि भारत व ब्रिटेन की संसद में क्या अंतर है।
कोई आपसे पूछ ले या कहीं भी आप डिबेट कर रहे हो, इस प्रकार की कोटेशन यदि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है तो यहाँ से आपको कुछ विचार करना है और सोचना है कि भारत व ब्रिटेन की संसद में यह अंतर है कि हमारी जो संसद है वह सार्वभौमिकता नहीं है उस संसद में, तथा ब्रिटेन की जो संसद है उसमें सार्वभौमिकता उपस्थित है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि ब्रिटेन की संसद है इसके द्वारा नियम बनाए हुए नियम व कानून सर्वोपरि होते हैं। और हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे यहाँ पर संपूर्ण संविधान जो कि कानून है वह बनने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, अतः उसी के साइन के बाद ही हम यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में राजशाही परिवार से एक प्रमुख को चुना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन जिन सदस्यों के द्वारा चुना जाता है वह सदस्य जनता से निकल कर आते हैं, और जनता से निकल कर आने के अर्थात यह है कि यह जनता के द्वारा ही चुना जाता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है वहाँ पर एक मोनार्की चलती है, जो कि राजशाही परिवार उपस्थित होता है, राजशाही परिवार से ही किसी सदस्य को बनाया जाता है। ब्रिटेन की महारानी के बाद जो भी यहाँ के इनके पुत्र व पुत्रियाँ आए तो वह भी राजशाही परिवार से बिलोंग करते थे, अतः उनके लिए यह अधिकार प्रदान किए गए। और ब्रिटेन में सबसे ऊंचा पद उन्हीं को दिया जाता है जो कि राष्ट्रपति का होता है। तो इस प्रकार हमने बहुत सी बातें आज के व्याख्यान में समझी। एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में सरकार की विशेषताओं को समझा हमने। और आगे देखते हैं केंद्र सत्रात्मक किस प्रकार केंद्र की व्यवस्थाएं कार्य करती हैं, केंद्र की शक्तियों को समझने का प्रयास किया, और संघवाद के ढांचे को समझने का प्रयास किया कि संघवाद के ढांचे में क्या क्या आता है, और संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार आज का व्याख्यान समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत सी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई होगी, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। और इसके अलावा आपको जानकारी देने कि हमने पूरी हिस्ट्री कवर करा चुके हैं, और हिस्ट्री को यदि आप हिस्ट्री का अध्ययन आप संपूर्ण रूप से करना चाहते तो एक एक लेक्चर्स को आसानी से देखिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। और इसके बाद जब आप पॉलिटी पर आएंगे तो पॉलिटी को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पॉलिटी का यह 9वां व्याख्यान है, और इस प्रकार हर रोज़ एक ना एक व्याख्यान आता ही है, तो इसके अनुसार आप पॉलिटी का भी संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।